सामंती भूमि संबंधों पुराने लगान के खात्मे की शुरुआत जो कुछ भी हुआ एक परिवर्तन था जो कांग्रेस के प्रगतिशील नहीं साबित करता था, ऑब्जेक्टिवली वर्ग संघर्ष का नतीजा था जिससे कि वस्तुपरक तौर पर इतिहास 2 कदम आगे बढ़ा था और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ चुका था। इसलिए संस्कृति के आधुनिक राष्ट्रीयता की राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा में धर्म का कोई स्थान नहीं है। लोगों के व्यक्तिगत आचरण में धर्म दिखाए, एक ही राष्ट्रीयता के भीतर कई धर्म के लोग रह सकते हैं। तमिल और तेलुगु तो राष्ट्रीयता हो सकती है, मलयाली तो राष्ट्रीयता हो सकती है, असमी तो राष्ट्रीयता हो सकती है। अब राष्ट्रीयता के नीचे अगर सब नेशनैलिटी की बात करें तो अवधी, बज्जिका, ब्रज, मागधी, हरियाणवी, अंगिका, ये सब नेशनैलिटीज उपराष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। लेकिन इन उपराष्ट्रीयताओं के भीतर तो कई धर्मों के लोग हैं। अब मुसलमानों के जीना तो मुसलमानों का राष्ट्र मांग रहे थे, एक अनैतिहासिक राष्ट्र जो आज भी अपनी अनैतिहासिकता का पाप भुगत रहा है, एक कृत्रिम देश जो साम्राज्यवाद की साजिश और बुर्जुआ वर्ग के नेताओं की कुर्सी परस्ती, इसमें नेहरू भी शामिल है, कांग्रेसी नेता भी शामिल है, उसके लिए जिम्मेदार है, के चलते बना। एक समय था जब गंगाधर अधिकारी ये थीसिस लेकर के आए, उसमें पार्टी लीगल थी। 1943 में पहली पार्टी कांग्रेस हो चुकी थी, लोग खुल करके काम कर रहे थे, जनता में प्रभाव था और इसका भयंकर असर पड़ा। तो ये चीज़ इस ऐतिहासिक, भले ही इसको 2 साल बाद करेक्ट कर लिया गया कि नहीं ये तो गलत है, 45 तक इसको करेक्ट कर लिया गया, लेकिन इतिहास में वह गलती हो चुकी थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है कि राष्ट्रीयताओं के अलग होने सहित आत्मनिर्णय के अधिकार के मार्क्सवादी कंसेप्ट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इंक्लूडिंग सेसेशन के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कंसेप्ट का इतना भयंकर दुर्व्याख्या महावीर गंगाधर अधिकारी ने की 1943 में। और कम्युनिस्ट मूवमेंट को, किताबी आदमी थे, एकदम किताबी आदमी थे, भयंकर नुकसान पहुंचा। 43 की गलती तो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, गांधी इरविन पैक्ट और उस दौर की गलती, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट और कांग्रेसी शासन के दौरान जो चीज़ें हुई, वर्ल्ड वार के दौरान, और इस गलती का जब विश्व युद्ध पर जब जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ने यह पोजीशन लिया कि इस समय हमें राष्ट्रीय मुक्ति के सवाल को मुलतवी कर देना चाहिए, वर्गीय मुद्दों पर लड़ाई जगह जगह चलाते रहे, मजदूरी का सवाल, लगान का सवाल चलाते रहना चाहिए, वैसे ही कांग्रेस ने एकदम पैंतरा पलट करते हुए सीधे गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अगस्त प्रस्ताव, और तुरंत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो कांग्रेसी सोशलिस्टों का जो दक्षिणपंथी हिस्सा था वो स्टार बन गया, लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो इसके बाद आगे जो सबसे महत्वपूर्ण, और जहाँ से कि कम्युनिस्ट मूवमेंट की एक जैसे कि एब्रेशन, जैसे घड़े में दरक जाए, डेविएशन, विच्युति, भटकाव, मतलब दरार पड़ जाए, डिपार्चर, एब्रेशन, डेविएशन, डिपार्चर, और फिर विचारधारा से आदमी डिपार्ट कर जाए, प्रस्थान कर जाए। तो वो जिस दौर में हुआ वो था 46 से लेकर के 50 तक का दौर। ये ऐसा दौर था मानो कि भारतीय परिस्थितियाँ, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी सोच रही थी कि भारत के कम्युनिस्ट हैं, जागते जागते जागेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव परिस्थितियाँ तो आती हैं, आपने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इंतज़ार कीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव परिस्थितियाँ 5 साल तक दस्तक देती रहीं दरवाजे पर बैठकर, यानी कि एक क्रांतिकारी संक्रमण की परिस्थितियाँ 1946 से 1950। 1946 में फिर, इसके पहले कांग्रेस की एक और बात, 1942 में बॉम्बे प्लान, टाटा बिरला प्लान जिसको बोलते हैं, कांग्रेस ने पास किया था। उस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई एक्सपोजर का भी कैंपेन नहीं चलाया। कांग्रेस ने उसमें स्पष्ट किया था कि वो हिंदुस्तान में कैसा शासन लाए, क्लियर कर दिया था। इकोनॉमिक प्लान में कोई भी आदमी का चरित्र सबसे ज़्यादा नंगा होता है कि उसका इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है। तो बॉम्बे प्लान पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी, वो जानती थी कि सत्ता हस्तांतरण तो होगा, पावर आएगी, और बुर्जुआजी उसकी तैयारी कर रही थी। अब उसके बाद 46 से 50 तक बहुत
समय को देखते हुए बहुत थोड़े में कहें, नौसेना विद्रोह 46 में हुआ। नौसेना विद्रोह के साथ जिनकी चर्चा कम होती है, कम से कम 13 या 14 जगहों पर पुलिस ने विद्रोह किया। 4 जगहों पर हवाई सैनिकों का जो अड्डा था, मुंबई में, जबलपुर में, कई जगह वहाँ पर विद्रोह हुए। कई जगहों पर आर्मी में विद्रोह का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि सुखबुगाटे थी। और ठीक यही वर्ष था जब 1940 से आंध्र प्रदेश में आंध्र महासभा के बैनर के तले निजाम शाही के शासन के अंतर्गत जो भयंकर जमींदारों का शोषण था, उसके विरुद्ध जो वहाँ के काश्तकार थे, उनमें कम्युनिस्ट काम कर रहे थे और रेडिकल कांग्रेसी काम कर रहे थे। उसका मुख्य पहलू यह था, जो आज भी गौरतलब है, कि वो केवल दमन और उत्पीड़न के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, औरतों के उत्पीड़न वगैरह वगैरह के सवालों को भी आंध्र महासभा उठा रही थी। 1940 से लेकर 45 तक उन्होंने गरीबों में अपनी जड़ें इतनी जमा ली थी कि उन्होंने फिर निजाम शाही के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया किसानों का। और 46 में, अक्टूबर 46, उन्होंने सशस्त्र होने का नारा दिया, इसलिए निजाम शाही अब सीधे वो गुंडों की 200 की फौज भेजते थे। तो निजाम के गुंडों से लड़ने के लिए 46 में शस्त्रबद्ध लड़ाइयाँ होने लगी। लुबे लुबाब ये कि 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के 3,000 गांव मुक्त कराए गए। 30 लाख एकड़ ज़मीन जमींदारों से छीन कर बांट दी गई। पौने 2 वर्षों तक किसान कमेटियों ने पूरे इलाके का शासन चलाया। अगर 5 साल के पूरे उसको समेट के कहें, 1950 में, और निजाम की ये स्थिति ही अब नहीं रह गई थी उस आंदोलन के चलते कि वो अलग राज्य की मांग करें। निजाम अगर अलग राज्य की मांग करते तो एक समाजवादी हैदराबाद राज्य बनता, इसलिए हैदराबाद में निजाम की स्थिति बहुत ख़राब थी। उस निजाम को सीधा करने के लिए इंडियन फौज ने 1950 में प्रवेश किया। और आप सुन रहे 3 किताबें हैं, 2 पुस्तिकाएं, एक पुस्तक सुंदरैया की किताब है, एक डीवी राव की पुस्तिका है, एक चंद्रपुला रेड्डी की पुस्तिका है, जिसमें विस्तृत विवरण दिया हुआ है कि किस तरीके से 2000 आदिवासी गांव उजाड़े गए, निजाम के खिलाफ क्या किया गया। सेना के जाते ही निजाम ने कहा कि हम तो भाई तैयारियां सिग्नेचर करने के लिए, आइए मेरा सिग्नेचर लेकर के जाइए। हाँ, गांव में मलाया सरकार की ब्रिग्स परियोजना के तरीके से इंटीरियर गांव को उजाड़ करके सड़कों के किनारे बसाया गया। 2000 आदिवासी गांव को उजाड़ दिया गया। तो किसानों के जो छापामार दस्ते अब तक निजाम के 100, 200, 150 मामूली बंदूक वाली सिपाहियों से मुकाबला कर रहे थे, उनको 25 से 30 हज़ार आधुनिक सेना से पहली बार मुकाबला करना पड़ा। तो वो इंटीरियर में बिखर गए, और इंटीरियर में बिखरने के बाद ये 50 तक वहाँ की स्थिति थी। 50 की चर्चा आगे करते हैं। ठीक इसी समय आज का जो एलेप्पी है, अलापुझा, त्रावणकोर रियासत में, वहाँ पर पुनप्रा और वायलार 2 पॉइंट है। वहाँ पर भी एक संघर्ष चला जो हथियार बंद होने की मंजिल पर था। और ठीक इसी पीरियड में बंगाल में तेभागा में एक संघर्ष चला, जो शुरू तो हुआ था त्रिपुरा से, लेकिन फिर वो फैल गया बंगाल के 15 जिलों में। तेभागा का मतलब था कि 3 हिस्सा हमारा और 1 हिस्सा उनका, 3 भाग हमारा। बटाईदारों की ये मांग थी, बरगादारों की मांग थी। उस तेभागा आंदोलन में, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बंगाल के नेतृत्व ने जो गलती की कि जिस समय किसान अब तय कर रहे थे कि अब हमें शस्त्रबद्ध छापामार दस्तों का निर्माण करना चाहिए, उस समय सुहरावर्दी की सरकार थी, वही जो दंगा करवाया था, गांधी फिल्म में आता है। वो सुहरावर्दी की सरकार के झूठे आश्वासन पर बंगाल किसान सभा की, राज्य किसान सभा के नेतृत्व ने वो आंदोलन वापस ले लिया। तो तेभागा, तेलंगाना, पुनप्रा वायलार और ऐसी कम से कम इतिहासकारों ने, जैसे गाजीपुर से लेकर के पंजाब के मालवा इलाके से लेकर के करीब 50-60 जगहों की शिनाख्त की, जहाँ पर किसी प्रकार के छोटे छोटे संघर्ष उठ खड़े हुए थे। उसी पीरियड पोस्ट एंड टेलीग्राफ की स्ट्राइक, किसी भी राज्य सत्ता को पंगु करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के में लगे हुए लोगों का
स्ट्राइक पे चले जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ की स्ट्राइक, रेलवे की स्ट्राइक और औद्योगिक मजदूरों की हड़ताल की दो लहरें प्रसिद्ध हैं। एक लहर 30s में आई थी जो 4-5 साल तक भारत के 75% उद्योगों में हड़तालें चलती रहीं, और दूसरी लहर 46 में आई, जबकि आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी की बाद तक लगातार 70-75% उद्योगों में लगातार स्ट्राइक चल रही थी। पार्टी इस समय क्या कर रही थी? फिर वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ, और नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने कहा कि जब लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने तो सार्वत्रिक मताधिकार की बात करते हैं, तो फिर आप इसमें शामिल हो रहे हैं, तो नेहरू ने कहा कि आज़ादी मिल जाएगी तो फिर सार्वत्रिक मताधिकार के आधार पर नई संविधान सभा बनेगी। लोग मान गए। अब एक संविधान तो आप बना ही क्यों रहे हैं? अंग्रेजों ने तो नहीं कहा है, अंग्रेज तो पुनः उसी के सौदा कर रहे हैं आपके साथ। तो वो संविधान सभा भारत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ फिर 2 हिस्सों में बंट गई। 11% लोगों ने जिसको चुना था, वो संविधान के विशेषज्ञ लोग, वो 2 ब्यूरोक्रेट्स ने बना करके दिया था, जो कहा जाता है अम्बेडकर के निर्माण का। उन 2 ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको तमाम संविधानों के उदाहरण और फ्लावरी लैंग्वेज वगैरह देने का काम अम्बेडकर ने किया। और जब 11% लोगों के मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा यह संविधान बना रही थी, तो उस संविधान सभा के विरुद्ध वास्तविक भारत की आज़ादी का मांग की लड़ाई उठाने की जगह भारत के कम्युनिस्टों ने भी चुनाव लड़ा था, और उसमें कुछ सीटें जो थी रिजर्व थी, जैसे एक मजदूर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रिजर्व था। उसी से ज्योति बसु उस जमाने से बैठे हुए हैं ऐसे ये सरकार के संसदीय संस्थाओं में, तो ज्योति बसु उसमें चुने गए थे संविधान सभा में। कम्युनिस्टों ने भी लड़ा था, 2-3 सीट उनको भी मिली थी। बाकी तो उसमें था कि ये राजे रजवाड़ों के प्रतिनिधि हैं, ये इनके प्रतिनिधि हैं, पूरा उसका ऐसी संरचना थी। तो उस संविधान सभा जिस समय नई संविधान सभा सार्वत्रिक मताधिकार पे बुलाई जानी चाहिए, वह नारा देना चाहिए, उस समय भारत के कम्युनिस्ट यह कर रहे थे। तेभागा को वापस ले लिया, पुनप्रा वायलार दिशाहीन छोड़ दिया गया, और तेलंगाना संघर्ष के जबकि छिटपुट 50 या 60 जगहों की इतिहासकारों ने शिनाख्त की है, उनकी कड़ी जोड़ने का न तो आपस में कोशिश की गई, न उसको नौसेना विद्रोह और सेना में फैले हुए असंतोष से जोड़ा गया, न उसको औद्योगिक मजदूरों की स्ट्राइक से जोड़ा गया। और ये समय था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो पार्टी के भीतर पीसी जोशी का राइट डेविएशन, कांग्रेस का पुछल्लावाद, और रणदिवे का जो बाद में लेफ्ट डेविएशन साबित हुआ, दोनों लाइनों के बीच टकराव चल रहा था। 15 अगस्त तक आज़ादी की खुशी मनाने की तैयारी थी कि सब जगह मोमबत्ती, दिया तेल, झालर पतंगा वगैरह आ गया था। 2 दिन पहले अचानक पार्टी के जिला केंद्रों तक निर्देश पहुंचा कि नहीं मनाना है। अब नया नारा है, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो एक दूसरा नारा आया, 2 छोर, या तो ये पूरी आज़ादी है जिसका हम जश्न मनाएं, दूसरा छोर ये कि इतिहास एक कदम आगे नहीं बढ़ा है, वही है, ये पूरी की पूरी झूठी आज़ादी है। पूरी की पूरी झूठी आज़ादी भी एक्यूरेसी का सवाल है। बुर्जुआ डेमोक्रेटिक स्पेस चाहे जितना भी लिमिटेड है, उसके मिलना, चाहे जितनी भी मध्यम प्रक्रिया हो, उससे सामंती भूमि संबंधों, पुराने लगान के खात्मे की शुरुआत, जो कुछ भी हुआ एक परिवर्तन था जो कांग्रेस की प्रगतिशील नहीं साबित करता था, ऑब्जेक्टिवली वर्ग संघर्ष का नतीजा था, जिससे कि वस्तुपरक तौर पर इतिहास 2 कदम आगे बढ़ा था।